हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। आज वर्ष 2024 का सीनियर सेकेंडरी का फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हुआ है, राजस्थान बोर्ड का यानी आरबीएससी का। ठीक है, और इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप पेपर के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन दे रखे हैं और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस जो हैं वो 11 दे रखे हैं। 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है और इसमें 56 नंबर का पूरा पेपर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो पहला जो सेक्शन है इसमें आपको टोटल 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सारे के सारे जो है वो आधे नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश को केंद्र मान करके यदि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान यदि फाई है और यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे अगर कोई एक चार्ज रखा हुआ है और इसके चारों तरफ ये गोलीय पृष्ठ है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। और यदि मैं इस गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दूं तो आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो उतनी निकलेंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं उन्हीं को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो पहले केस में जितना फाई दे रखा है त्रिज्या के ऊपर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, 3 गुणा 10⁻6 वोल्ट अपॉन मीटर। उसके बाद में है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो आप जानते हैं कि R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन एरिया होता है, तो यहाँ पे हमें रो चाहिए, तो रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा R इंटू एरिया अपॉन लंबाई। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, नीचे हो गया मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ओम इंटू मीटर आ जाएगा, ओम इंटू मीटर, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन अवस्था में एस का मान कितना होगा। ये प्रतिरोध हमें चाहिए, तो ये वाला 10 ओम का है और यहाँ वाला 30 ओम का है, यानी ये जिससे जस्ट 3 गुना है, तो यहाँ पे कितना होगा कि उसका 3 गुना करने पर 18 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 ओम हो जाएगा। P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S के फॉर्मूले से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री पे लंबवत गति करता है तो उसका पथ कैसा होगा, उसका पथ वृत्ताकार होगा। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित उपकरण क्या है, ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे बच्चे कह रहे थे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी होगा। सर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र नहीं होगा, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर करता है। विस्थापन धारा का सूत्र क्या होता है, विस्थापन धारा का सूत्र एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी होता है। उसके आगे पढ़ते हैं। यदि किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब सदैव वास्तविक और उल्टा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्रमशः एमओ और एमई दे रखी है, तो इसका टोटल आवर्धन कितना हो जाएगा। आवर्धन क्षमता हमेशा आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के तुल्य होता है। सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश कैसा होता है, अध्रुवित होता है। ठीक है, उसके बाद में किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निरोधी विभव का मान कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि निरोधी विभव का फॉर्मूला होता है EV नॉट इज इक्वल्स टू के मैक्सिमम, समझ रहे हैं मेरी बात। और ये जो के मैक्सिमम है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। ठीक है, तो V नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी वो जस्ट 1.8 वोल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोटोन का संवेग P का फॉर्मूला क्या होता है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है H अपॉन P, तो P बराबर हो जाएगा H अपॉन लैम्डा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। संघट्ट प्राचल में अधिकतम मान के अल्फा पार्टिकल कण प्रकीर्णित होते हैं। आप जानते हैं कि जब स्वर्णपन्नी प्रयोग किया गया था और उसमें जब किसी एटम के ऊपर स्वर्णपन्नी के ऊपर अल्फा पार्टिकल जब अटैक किए गए थे तो उसमें से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट निकल जाते हैं, यानी 0 डिग्री पे निकल जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक आयनन ऊर्जा कितनी होती है। पहली उत्तेजित अवस्था, तो पहली उत्तेजित अवस्था की मतलब होता है दूसरी कक्षा। पहली उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या होता है, दूसरी कक्षा होता है। ठीक है, एक सेकंड के लिए मेरा पेन नहीं चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा चलाने का प्रयास करता हूं। ओके, तो पहली उत्तेजित अवस्था जो होती है वो हमारी होती है दूसरे नंबर की कक्षा, और दूसरे नंबर की कक्षा की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमें इसे आयनित करना है। आयनित करने का मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अनंत पे भेजना है, और अनंत पे इसकी जो एनर्जी हो जाती है वो 0 हो जाती है। तो -3.4 में हम क्या ऐड करें कि वो 0 हो जाए, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है
CDS। तो इस तरह से आपके 16 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो आपके रिक्त स्थान के हैं और इसमें 10 प्रश्न हैं और हर एक प्रश्न जो है वो आधे नंबर का है, यानी टोटल 5 नंबर का दूसरा प्रश्न है। एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र त्रिज्य बाहर की तरफ होता है। धनावेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होता है। इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने से इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग के परिणाम को क्या कहते हैं? गतिशीलता, मोबिलिटी कहते हैं। क्लियर है? गतिशीलता कहते हैं। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे हाई लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अनंत भी लिख सकते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण यानी M/V जो होता है वो होता है हमारा चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता। एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, माध्य मान जो होता है वो 0 रहता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। किसी अवरोधक के किनारों से प्रकाश के मुड़ने की या तरंगों के मुड़ने की घटना जो है वो विवर्तन कहलाती है, डिफ्रैक्शन कहलाती है। V विभव द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य का मान 12.27/√V और ये एंगस्ट्रॉम में होता है। और यहाँ पे यदि हमें नैनोमीटर में लिखना है, नैनोमीटर में यदि हमें लिखना है तो एंगस्ट्रॉम को हमें नैनो में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रही है बात? तो एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10, यहाँ से हमें 9 रखना है तो एक वैल्यू जो है वो बट्टा में चली जाएगी तो ये पॉइंट यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाएगा। तो ये 1.227/√V नैनोमीटर हो जाएगा। यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या इतनी दे रखी है तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या जो है वो n² से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी n² का मतलब 2 का स्क्वायर और 2 का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.0 × 10⁻−10 मीटर। अपद्रव्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, p प्रकार और n प्रकार। तो इस तरीके से आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हैं वो आपके सही हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो एक पंक्ति में उत्तर देने वाला है। किसी एकल धनावेश यानी जो आवेश है वो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है, समविभव पृष्ठ बनाइए। तो यहाँ पे आप +Q रखेंगे, यहाँ पे आप समविभव पृष्ठ बनाएंगे और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से बाहर की तरफ बनाएंगे तो ये इसका समविभव पृष्ठ बन जाएगा। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचिए। तो x एक्स के ऊपर आप विभवांतर ले लीजिए, y एक्स के ऊपर आप I करंट ले लीजिए और ग्राफ खींच दीजिए। ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की तरफ आकर्षित होते हैं या अल्फ आकर्षित होते हैं। स्वप्रेरण को विद्युत का जड़त्व क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वप्रेरण जो होता है वो अपनी उत्पत्ति के कारण के विरोध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है और जड़त्व जो होता है वो परिवर्तन का विरोध करता है। कला संबंध स्रोत को परिभाषित कीजिए। वे प्रकाश स्रोत जिनके बीच में जो कलांतर होता है वो या तो हमेशा 0 रहे या फिर समय के साथ नियत रहे। समय के साथ इनके बीच का जो कलांतर है, फेज डिफरेंस है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर ही किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा देना कि वह हमेशा के लिए परमाणु को छोड़ करके बाहर चला जाए यानी अनंत पे चला जाए, वह न्यूनतम ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी परमाणु को आयनित करना, और आयनित करने का तरीका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य समीकरण लिखिए। E = mc² आपको यहाँ पे लिखना था। क्लियर है? सेक्शन बी में चलते हैं। अब आपके 1.5 नंबर के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। 6 माइक्रोफेड धारिता के 3 संधारित्र हैं, वो समांतर क्रम में। तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता होती है C1 + C2 + C3। तो 6 + 6 + 6 हो जाएगा बराबर 18 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। सिर्फ इतना सा लिखना, आपको डायग्राम बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। किसी सेल के लिए विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जब कोई सेल विद्युत परिपथ में नहीं जुड़ा होता है या सेल की वजह से धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, उस समय उसके सिरों के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि किसी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन को निकल करके दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने के लिए जो इसके बीच का इलेक्ट्रोलाइट है यानी विद्युत अपघटय पदार्थ है, विद्युत अपघटय पदार्थ, इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो अवरोध है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध
कहते हैं। ये जो आंतरिक प्रतिरोध है वो CID/AT के ऊपर डिपेंड करता है। ये रिलेशन अगर आप इसके साथ लिखते हैं तो बेहतर है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई विशेष जरूरत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुणधर्म लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये हमेशा बंद वक्र बनाती हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये दो प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक एन पोल बनाना है, यहाँ पे हमें एक एस पोल बनाना है, यहाँ पे एक आयताकार कुंडली बनानी है, उसके बीच में आर्मेचर बनाना है, यहाँ पे दो सर्पिल वलय बनाने हैं, यहाँ पे कार्बन ब्रुश बनाने हैं, और उसके बाद में यहाँ पे बाह्य परिपथ बना देना है। तो इस तरीके से आप नामांकित चित्र यहाँ पे बना सकते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में 5 मीटर लंबा सीधा चालक तार है, वो इतना चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा गया 2 मीटर प्रति सेकंड से गिर रहा है, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है BVL। आप इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर में आप वोल्ट लिख दीजिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न होने वाली 3 तरंगों का नाम लिखिए। आप यहाँ पे एक्स किरणें लिख सकते हैं, गामा किरणें लिख सकते हैं, सूक्ष्म तरंगे लिख सकते हैं, अवरक्त तरंगे लिख सकते हैं, रेडियो तरंगे लिख सकते हैं। जो भी आपने चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगों में पढ़ा है वो लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि किसी छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता FO/FE इज इक्वल्स टू 9 है, और लंबाई FO+FE इज इक्वल्स टू 100 है। तो यहां से आप FO की वैल्यू निकालेंगे तो ये FE इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 9FE+FE इक्वल्स टू 100, ये हो गया 10FE इक्वल्स टू 100, FE इज इक्वल्स टू हो गया 100/10 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। और यहाँ पे FE की वैल्यू जब आप यहाँ पे 10 रिप्लेस करेंगे तो FO की जो वैल्यू है वो आपके पास 90 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद में हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन के नियम से स्नेल के नियम की व्याख्या कीजिए। ये आपको मिल जाएगा आपका पहला जो ऑप्टिक्स का चैप्टर है वहां पे। प्रकाश के परिभाषित कीजिए। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना है। परिभाषाएं आपको लिखनी है। व्यतिकरण क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा तरंगें एक ही दिशा में चल करके अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग उत्पन्न होती है, जहां पे कई जगह चमक और कई जगह अंधेरा उत्पन्न होता है। प्रकाश का ध्रुवण अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की घटना ध्रुवण कहलाती है। 13वां प्रश्न कह रहा है 20 वोल्ट का एक बल्ब है, वो इतने फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित कर रहा है, प्रत्येक फोटोन की एनर्जी निकालिए। तो P बराबर आप NE की वैल्यू लगा सकते हैं। N बराबर हो जाएगा P/E, यानी आप इसे 20 को और 5 × 10 की पावर 9 से डिवाइड कर दीजिए। डी ब्रोगली की परिकल्पना से क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित की बोर की जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको प्रूफ कीजिए। तो ये भी आपका इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, लास्ट टॉपिक है, वहां पे पढ़ लेना। परिभाषित नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आगे कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल। विषुवतीय तल का मतलब होता है निरक्ष रेखा के ऊपर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न है। अथवा में दे रखा है एक समान आवेशित अनंत विस्तार चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। E इज इक्वल टू σ/2ε0। और ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू -KP/R³ का फॉर्मूला। बायो सावर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही पास के x पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। तो B इज इक्वल्स टू μ0I/A² x² + A² की पावर 3/2 आ जाएगा। दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर बहुत अच्छा प्रश्न है, जिसमें हम एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा जहां पे हम पढ़ते थे उसके बाद वाला जो प्रश्न है वो आपको ड्रॉ करना है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, यानी ये आपका जो 14वां चैप्टर है उसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है। चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक चालकों के अंदर जो गैप होता है वो उसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं। इनके अंदर जो एनर्जी गैप होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। एन प्रकार के अर्धचालकों में ऊर्जा बैंड का आरेख बनाइए। तो यहाँ पे आप संयोजी बैंड बनाएंगे, यहाँ पे आप चालन बैंड बनाएंगे और चालन बैंड के नीचे यहाँ पे दाता ऊर्जा स्तर बना करके आप इसे समझा सकते हैं। अथवा में प्रश्न दे रखा है कि y एक युक्ति है, ये क्या है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो यहाँ पे आपको पूर्ण तरंग दिष्टकारी दे रखा है, तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी का पूरा परिपथ चित्र बना करके आपको डेरिवेशन करना था।
लास्ट सेक्शन है जहां पे 4-4 नंबर के 2 प्रश्न हैं। सिद्ध कीजिए कि शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान जो हैं वो अंडर रूट 2 गुना होता है। तो अंडर रूट 2 गुना का मतलब सीधा सीधा आपका प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान का टॉपिक था वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना था। क्लियर है? ये फिर मेरा पेन नहीं चल रहा भाई, समथिंग इज प्रॉब्लम, जो भी है ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का जो कॉन्सेप्ट था वहां से आपको इसको सोल्व करना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है 19वें का दूसरा कि आई का मान दे रखा है, वी का मान दे रखा है और परिपथ का शक्ति हास औसत शक्ति हास कैलकुलेट कीजिए। पेन नहीं चल रहा भाई, चलो कोई बात नहीं। P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई का कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये जो V की वैल्यू है ये V मैक्सिमम है, बट्टा में √2 कीजिएगा, I मैक्सिमम √2 कीजिएगा, ये V मैक्सिमम है इसके बट्टा में √2 कीजिएगा, ये cos फाई है। तो ये हो जाएगा 4/√2 इंटू 200/√2 इंटू कॉस फाई π/3 यानी 60 डिग्री। तो ये 400 दूनी 800, ये ऊपर 800 हो जाएगा, नीचे बट्टा में 2 हो गया और cos फाई का मान 1/2 हो जाता है। तो ये आपके पास 200 जूल आ जाएगा। शक्ति हास पूछ रहा ना, तो 200 जूल हो जाएगा। इसी तरीके से इसका अथवा का कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक पूरे चक्र के अंदर प्रेरक यानी कुंडली वाले में शक्ति हास 0 होता है। पूरा डेरिवेशन करना है। एलसीआर परिपथ में XL और XC का मान आप देख रहे हैं बराबर जा रहा है। तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला यहाँ पे आप लिखेंगे Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू बराबर होने से 0 हो जाएगा। अंडर आपके पास 24 का स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, 24 ओम इसका आंसर आ जाएगा। 20वां प्रश्न कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। किसी गोलीय दर्पण के लिए UVF का संबंध बनाइए, आवश्यक चित्र बनाइए। बहुत अच्छा और बहुत इजी प्रश्न है। इसके अथवा में कह रहा है पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल भी है। एक आयताकार स्लेब वाला करते हैं ना आप लोग, यहाँ पे पिन लगा करके सीधी लाइन चली जाती है, यहाँ पे इसका अपवर्तन होकर कैसे चली जाता है, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक किरण चित्र बनाइए। मेरे हिसाब से बहुत ही आसान पेपर था, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल पेपर था। अब आप लोग इस कैलकुलेशन को, इनके सॉल्यूशन को पढ़िए और उसके बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।